बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। सो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता तो ज़रूर हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। एंड आप श्योर रहिए कि आपने जो भी टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया है, आई विल बी क्रिएटिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है। एंड यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। सो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ एंड आई विल बी doing the video continuously to make your concept clear. ओके। सो आज का वीडियो होने वाला है सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर में। आज के वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको थ्योरी तो एक्सप्लेन करूंगा ही, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जितने भी एक छोटे से छोटे पॉइंट्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या जो आपके कंसेप्ट के लिए ज़रूरी होता है, मैं कवर करूंगा। ठीक है। सो आज के वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि आपका मल्टी थ्रेडिंग का ये हार्ट इसको बोला जाता है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंक्रोनाइजेशन को के कंसेप्ट को अगर अच्छी तरीके से समझ लेंगे, देन आप मल्टी थ्रेडिंग को 50% कवर कर लेते हैं। ठीक है। सो विल स्टार्ट द वीडियो फॉर द सिंक्रोनाइजेशन एंड ऑल्सो विल कवर द डेडलॉक। ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू लर्निंग वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? देखिए, सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ हम लोग केवल मल्टी थ्रेडिंग में करते हैं। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप श्योर हो कि यहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल थ्रेड्स इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस, ठीक है, तब आपको उस समय सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सिंस वी आर लर्निंग मल्टी थ्रेडिंग, सो आई एम एज्यूमिंग दैट वी आर वर्किंग इन द मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो, देन यू नीड टू लर्न सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या करता है? जैसे क्या होता है कि लेट्स से देयर आर 2 थ्रेड्स और द मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है, ट्राइंग टू एक्सेस द सेम शेयर्ड रिसोर्स। मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैंने जब मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे जो शॉपकीपर है, दैट इज शेयर्ड अमॉन्ग द कस्टमर्स, राइट। क्योंकि 10 कस्टमर होते हैं, 10 कस्टमर का अलग अलग डिमांड होता है। पैरेलली वो जो शॉपकीपर होता है सर्व करता है सभी के जो भी डिमांड होता है उसको सर्व करता है, राइट। आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर कोई एक प्रिंटर मशीन है, आप प्रिंटर में प्रिंट कमांड देते हो, देन जो भी आपने प्रिंट कमांड दिया है प्रिंट करने के लिए, वो प्रिंट होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एक साथ 10 रिक्वेस्ट आ गई तो क्या 10 रिक्वेस्ट एक साथ रन करता है? एक साथ 10 पेपर निकल जाते हैं क्या? नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि प्रिंटर में क्यू में जाता है, राइट, एंड 1 by 1 करके रन करता है। तो वहाँ पे तो चलो मैनेज हो जाता है। बट हाउ यू विल बी मैनेजिंग इन योर द जावा प्रोग्रामिंग? सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो मैनेज करता है मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस करने में, कि उस शेयर्ड रिसोर्स को कैसे कैसे एक्सेस करेगा। जैसे कि मान लो कि एक प्रिंटर एक शेयर्ड रिसोर्स है, यू आर गिविंग कमांड, तो क्या करेगा कि जो थ्रेड उस समय एक्सेस कर रहा है, दैट विल अक्वायर द लॉक। आज मैं ताले चाबी की बात करूंगा, ठीक है। अक्वायर द लॉक मतलब फिजिकल ताला चाबी नहीं जो आप अपने दरवाजे में बंद करते हो। मैं बात करूंगा कि जावा प्रोग्रामिंग में जब हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, क्लास लेवल लॉक कैसे अचीव करते हैं थ्रू सिंक्रोनाइजेशन, तो उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो जो सिंक्रोनाइजेशन का वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो लॉकिंग के ऊपर में होता है। तो जब अगर मान लीजिए कोई एक थ्रेड वर्क कर रहा है किसी एक शेयर्ड रिसोर्स पे, लेट्स से फॉर दैट एग्जांपल प्रिंटर, अगर उस प्रिंटर पे एक थ्रेड 1 वर्क कर रहा है, सो थ्रेड 1 विल गेट द लॉक फॉर दैट प्रिंटर एंड थ्रेड 1 विल प्रिंट द कॉपी दैट यू हैव गिवन द कमांड टू प्रिंट। तो जब वो प्रिंट कर लेगा, जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, देन दैट थ्रेड विल रिलीज द लॉक एंड अदर थ्रेड विल स्टार्ट एक्सेसिंग दैट रिसोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिंक्रोनाइजेशन क्या काम किया कि एक लॉक अचीव किया, एक लॉक एक्वायर किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और उस ऑब्जेक्ट का लॉक एक्वायर करने के बाद अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो लॉक को रिलीज कर दिया फॉर अदर थ्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार में सारे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं किया गया। फर्स्ट 1 थ्रेड इज वर्किंग ऑन, देन अदर थ्रेड विल वर्क, ठीक है। So synchronization is used in multi-threading when multiple threads try to access same shared resource. Then by using synchronization, we can make sure that only one thread will access shared resource, and when first thread finish its work,
देन ओनली अदर थ्रेड विल एक्सेस। ठीक है, जब एक थ्रेड अपना काम खत्म कर लेगा तब जाकर दूसरा थ्रेड विल ट्राई टू एक्सेस, विल गेट द लॉक एंड विल एक्सेस दैट मेथड और ब्लॉक। ठीक है, सो सिंक्रोनाइजेशन क्या है ये आप समझ चुके हैं। सिंक्रोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल शब्द में ही बस बोल रहा हूँ। इसके बारे में अगर कोई इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, तो आप इस डिफिनीशन को सिंपली आप रट्टा मार के समझ के बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन हेल्प करता है अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम करते हो तो एक थ्रेड उस शेयर्ड रिसोर्स को एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा एंड दैट थ्रेड विल हैव द लॉक। अगर वो थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेता है देन अदर थ्रेड विल गेट द लॉक एंड विल वर्क। ठीक है, सो लाइक दिस सिंक्रोनाइजेशन हेल्प्स इन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट। एक बार में 10 रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। अगर आप किसी शॉप में भी जाते हो तो शॉपकीपर आपको, अगर मान लो आप 10 कस्टमर हो तो 10 कस्टमर का रिक्वेस्ट एक बार में 10 हाथ के उसके पास 2 ही हाथ है, राइट। वो सामान एक उठाएगा, एक सामान देगा, फिर दूसरा सामान उठाएगा, दूसरे को देगा। एक बार में वो 10 कस्टमर का रिक्वेस्ट हैंडल नहीं करेगा, राइट। 1 बाय 1 करके हैंडल करता है। तो वहाँ पे भी क्यू मैकेनिज्म है, प्रिंटर में भी क्यू मैकेनिज्म है, राइट। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या काम करता है कि लॉकिंग के ऊपर में बेस्ड है। अगर एक थ्रेड का लॉक मिल गया देन दूसरे थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। तो कब तक वेट करेगा? तब तक वेट करेगा जब तक वो थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन हम लोग कैसे अचीव करते हैं? दैट इज अचीव्ड यूजिंग द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइजेशन हम लोग कैसे अचीव करते हैं? यूजिंग द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ये यहाँ पे मैं आपको रेड कलर में हाईलाइट कर चुका हूँ। दिस इज द कीवर्ड, ओके। सो अगर आप सिंक्रोनाइजेशन मेथड के ऊपर में लगाते हो देन इन द मेथड डिक्लेरेशन यू विल ऐड दिस कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। अगर किसी ब्लॉक के ऊपर में, ब्लॉक मतलब कोई पीस ऑफ कोड, अगर मान लो 2 लाइन 4 लाइन के ऊपर में लगाना है सो दैट विल बी कॉल्ड ए ब्लॉक, राइट। सो अगर उस ब्लॉक पे लगाना है देन सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड विल बी यूज्ड। ठीक है, अगर आप स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो तब भी आपको सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करना होगा। सो ओवरऑल सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इज यूज्ड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का हम लोग यूज क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल से तो बताया है कि क्यों लोग करते हैं, राइट। तो इसका अगर टेक्निकल वे में मैं बोलूँ तो क्या बोलना होगा? टू प्रिवेंट थ्रेड इंटरफेरेंस। थ्रेड इंटरफेरेंस मतलब क्या कि अगर 2 थ्रेड सेम रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एक साथ तो कर नहीं सकते। अगर एक साथ करेंगे तो आउटपुट कुछ और आएगा, राइट। एक बार में एक थ्रेड एक बार में ही एक रिसोर्स को एक्सेस करेगा। जब वो अपना काम कर लेगा तब दूसरा रिसोर्स अवेलेबल होगा। सो दैट इज कॉल्ड द थ्रेड इंटरफेरेंस। थ्रेड इंटरफेरेंस एक साथ 2 थ्रेड को हैंडल नहीं करने देगा। ठीक है, तो टू प्रिवेंट दिस, टू प्रिवेंट थ्रेड इंटरफेरेंस सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड। ठीक है, टू प्रिवेंट कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम मतलब मेमोरी कंसिस्टेंसी। जैसे कि क्या होता है कि मान लो कि मैं काउंटर वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ। अगर 2 थ्रेड वर्क कर रहे हैं, अगर 2 थ्रेड, जैसे कि काउंटर का इनिशियलाइजेशन लेट से 0 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। अगर थ्रेड 1 और थ्रेड 2 एक साथ काम कर रहे हैं और थ्रेड 1 इज अपडेटिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड थ्रेड 2 इज ऑल्सो अपडेटिंग फ्रॉम 0 to 1, सो थ्रेड 1 को तो अपडेटेड वैल्यू नहीं मिला या थ्रेड 2 को अपडेटेड वैल्यू नहीं मिला। सो उस समय विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई कि थ्रेड 1 अगर अपडेट कर चुका है काउंटर वेरिएबल को तो थ्रेड 2 को अपडेटेड वैल्यू मिलना चाहिए, या अगर थ्रेड 2 अपडेट कर चुका है तो थ्रेड 1 को अपडेटेड वैल्यू मिलना चाहिए। क्योंकि वी कैन नॉट डिसाइड द ऑर्डर, राइट। वी कैन नॉट डिसाइड द ऑर्डर दैट थ्रेड 1 विल रन फर्स्ट और थ्रेड 2 विल रन फर्स्ट। बट इफ थ्रेड 2 runs and updated the counter variable then thread 1 should get the updated value of the counter variable. ठीक है, so to prevent the memory consistency problem, synchronization is used. There are many other way also that we can use to prevent the memory consistency, like the volatile keyword. We'll learn later for this keyword, volatile keyword. But synchronization is also used to achieve thread to prevent thread interference and prevent the memory consistency problem. ठीक है, so how to avoid thread interference? तो एक तरीका क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन, जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। जैसे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि उसको आप अपडेट कर रहे हो, राइट। यू आर अपडेटिंग मीन्स दैट काउंटर वेरिएबल इज मॉडिफाइबल, राइट। अगर एक थ्रेड 1 उसके ऊपर में वर्क कर रहा है देन थ्रेड 2 विल नॉट गेट द अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, सो क्या हुआ कि उसके लिए सिंक्रोनाइज्ड यूज किया गया, राइट।
अगर आप उसको फाइनल बना दोगे मीन्स क्या हुआ कि दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या, अब वो तो बदलने वाला नहीं है। Java will not allow you to change that value for that, if you are creating any constant, means if you are declaring any variable as final, so उस फाइनल वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। दैट मीन्स कि मल्टी थ्रेडिंग आप वहाँ पे स्टॉप कर चुके हो, राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू तो फिक्स है। अगर 2 थ्रेड भी आएंगे तो उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे नहीं, विल गेट द सेम वैल्यू ऑलवेज। वोलाटाइल कीवर्ड के बारे में मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा अलग वीडियो में, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है और कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है कि व्हाट इज द वोलाटाइल कीवर्ड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। ठीक है। क्रिएटिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या, अगेन द फाइनल ऑब्जेक्ट, राइट, मीन्स यू कैन नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मॉडिफाइबल देन ऑब्वियसली यू कैन मल्टीपल थ्रेड्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली पैरेलली। ठीक है। सो थ्रेड इंटरफेरेंस क्या हो कि 2 थ्रेड का आपस में इंटरेक्शन, मतलब दखल अंदाजी, इंटरेक्शन नहीं, आप दखल अंदाजी, हम लोग बोलते हैं ना अपने रियल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, राइट। सो 2 थ्रेड का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जावा जो होता है वो आपका रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थ्रेड इंटरफेरेंस मीन्स थ्रेड इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ। 2 थ्रेड का एक थ्रेड का काम जो है दूसरे थ्रेड के लिए क्यों इंटरफेयर करेगा, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिस इज माई बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस, राइट। सो थ्रेड 1 का भी अपना बिजनेस होगा, थ्रेड 2 का नन ऑफ बिजनेस हो गया, थ्रेड 2 का अपना बिजनेस है, थ्रेड 1 शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। सो दिस इज थ्रेड इंटरफेरेंस। ठीक है। मेमोरी कंसिस्टेंसी क्या मैंने बोला कि वन मैकेनिज्म इज गिवन लाइक हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप। हैपेंस बिफोर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, राइटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय वन थ्रेड इज विजिबल टू अदर थ्रेड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया काउंटर वेरिएबल का, अगर एक थ्रेड काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर रहा है देन थ्रेड 2 शुड गेट द अपडेटेड वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड द विजिबिलिटी इश्यूज। ठीक है। सो दैट वी कैन अचीव यूजिंग द मेमोरी कंसिस्टेंसी एंड दैट वी कैन अचीव यूजिंग द थ्रेड डॉट ज्वाइन मेथड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ज्वाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ज्वाइन मेथड क्या काम करता है। अगर आप किसी थ्रेड के ऊपर में ज्वाइन मेथड कॉल करते हो देन दैट थ्रेड विल रन, कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल रन। ठीक है। अगर आप थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन करते हो तो थ्रेड 1 विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। इफ यू आर गिविंग सम टाइम लिमिट मीन्स यू आर गिविंग सम पैरामीटर, some giving the time inside the join, then up to that specified time thread will work, then other thread can start. ठीक है। but if you are calling the join method then thread 1 will complete, then other thread will start to run. So using the join method we can maintain this visibility problem. ठीक है। so types of synchronization क्या होता है, 2 टाइप का होता है। जैसे में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या हुआ, मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग। ठीक है। जैसे मैंने आपको जब मैं मल्टी थ्रेडिंग का वीडियो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था, राइट, कि मल्टीटास्किंग हम लोग अचीव करते हैं कैसे, मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू एंड मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर प्रोसेस बेस्ड मैकेनिज्म है, अगर आप मल्टी प्रोसेसिंग में काम कर रहे हो देन देयर विल बी कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। बट अगर आप जावा प्रोग्रामिंग में मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो देन दैट विल बी कॉल्ड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। सो वी विल बी फॉलोइंग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज वी आर लर्निंग द मल्टी थ्रेडिंग। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या हुआ, इट इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डरिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड्स इन ए मल्टी थ्रेडिंग इन प्रोग्राम। एक थ्रेड का दूसरे थ्रेड के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। इफ यू आर यूजिंग द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ओवर एनी मेथड ओवर एनी ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, तब वहाँ पे क्या किया कि एक थ्रेड को लॉक मिलता है, वो काम करता है, तब दूसरा थ्रेड स्टार्ट करता है। सो दैट मीन्स देयर इज ए कोऑर्डिनेशन। ठीक है। एंड देयर इज एन ऑर्डरिंग ऑल्सो। यूजिंग द ज्वाइन मेथड वी कैन मेंटेन द ऑर्डर, राइट, दैट व्हिच थ्रेड विल रन फर्स्ट। सो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग को समझना होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और कोऑपरेशन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब क्या, जो 2 थ्रेड का आपस में इंटरफ्रेंस, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है।
एंड कोऑपरेशन, दैट इज द इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। कोऑपरेशन के बारे में भी हम लोग अलग से वीडियो में समझेंगे, दैट हाउ यू कैन how the thread communicates internally, like how you can call using the wait, notify and notify all, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे डिटेल से अलग वीडियो में। सो आज हम क्या समझने वाले हैं, केवल सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, कि हाउ यू कैन यूज द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड if you are giving the synchronization over the method, if you are giving the synchronization over any block of code or using the static synchronization। इन तीनों का यूज आप कब कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसका डिमेरिट क्या है, मैं एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो सिंक्रोनाइजेशन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, मैंने बोला कि लॉकिंग मतलब क्या, जैसे कि आप अपने घर में ताले चाबी लगाते हो, राइट, दरवाजा को बंद कर देते हो, तो क्या हो गया कि आपके पास चाबी हो गया, मतलब उस रूम का एक्सेस केवल आप ही के पास है, जिसके पास चाबी है उसी के पास एक्सेस है, राइट। तो सिंक्रोनाइजेशन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, लॉकिंग। सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन लॉकिंग, एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए लॉक एसोसिएटेड विथ इट। देखो अगर क्या है कि जितने, अगर मैंने क्या बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए लॉक, मतलब जो भी थ्रेड उस पर काम कर रहा है, जो भी थ्रेड ऑब्जेक्ट है उसके पास उसका लॉक रहेगा, तभी जाकर वो एक्सेस कर सकेगा इंटरनली, देयर इज ए लॉकिंग फैसिलिटी। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब अगर आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड के ऊपर में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाओगे, देन दैट विल बी कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन ओवर द मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक। बट अगर आप स्टैटिक मेथड के ऊपर में सिंक्रोनाइजेशन लगाओगे, देन दैट इज कॉल्ड स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। अगर किसी पीस ऑफ के ऊपर में लगाओ, कोड के ऊपर में लगाओगे, दैट इज द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए लॉक एसोसिएटेड विथ इट। तो जो जिस ऑब्जेक्ट के पास लॉक है वो ऑब्जेक्ट काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट काम करके लॉक को रिलीज करेगा। सो दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन। सो व्हेन ए थ्रेड ट्राई टू एक्सेस अ लॉक, when a thread tries to access some piece of code or method or class, then that thread need a lock, then only that thread can work, and when task is done, then that thread release the lock. So this is the locking concept, ठीक है। Now synchronized method, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या है। देखिए सिंक्रोनाइज्ड मेथड बोल के कुछ है नहीं। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो कि व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन एंड हाउ यू कैन अचीव द सिंक्रोनाइजेशन, तो इसका एक ही रामबाण कीवर्ड है, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। आपने जहाँ पे भी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया तो दैट विल बी कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अगर मेथड के ऊपर में लगाया तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड, अगर स्टैटिक मेथड के ऊपर में लगाया तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, अगर किसी ब्लॉक के ऊपर में लगाया तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। सो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। सिंक्रोनाइज्ड मेथड मतलब जब मैं एक मेथड डिक्लेयर करूंगा, उस मेथड के ऊपर में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिखूंगा। अगर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिख दिया तो दैट मेथड विल बी कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड मेथड। मतलब जब अगर थ्रेड 1 इज एक्सेसिंग दिस मेथड नेम, ठीक है, देन अदर थ्रेड विल हैव टू वेट until unless thread 1 finish its execution। जब अगर थ्रेड 1 अपना काम कंप्लीट कर लिया तब थ्रेड 2 स्टार्ट करेगा अपना काम, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड इज ए कीवर्ड बाय विच वी कैन डिक्लेयर एनी मेथड एज सिंक्रोनाइज्ड। व्हेन वी डिक्लेयर एनी मेथड यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, देन दैट मेथड इज अंडरस्टूड सिंक्रोनाइज्ड मेथड। सो दिस इज द एग्जांपल सिंक्रोनाइज्ड रिटर्न टाइप मेथड नेम, ठीक है, सिंपली, एंड यू हैव टू जस्ट गिव द पीस ऑफ कोड व्हाट यू वांट टू गिव। सो इस कंप्लीट मेथड के ऊपर में सिंक्रोनाइजेशन इम्प्लीमेंट हो गया। अब जब भी थ्रेड के पास लॉक रहेगा, अगर उस थ्रेड के पास इसका लॉक मिला तभी जाकर इसके ऊपर में काम कर पाएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड मेथड। मैं आपको अच्छे से एग्जांपल में लिख वहाँ पे आपको रन करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्रामिंग की कैसे सिंक्रोनाइज्ड यूज करते हैं। सो लेट्स गो टू द इक्लिप्स एंड विल लर्न देयर। देखो जैसे मैंने क्या बनाया, क्लास बनाया कॉल्ड द काउंटर थ्रेड। काउंटर थ्रेड मैंने क्लास बनाया सिंपल, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है ऑफ काउंट, और यहाँ पे मैंने एक गेट काउंटर वैल्यू किया है। इसके ऊपर मैंने क्या किया कि पहले काउंट को अपडेट किया, ठीक है, काउंटर वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया एंड सिंपल काउंट को रिटर्न किया, दैट्स इट। एक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अगर मैं मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सिंक्रोनाइजेशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मेथड के ऊपर में आपको सिंक्रोनाइज यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। नाउ तो एक सिंपल प्रोग्राम है टू यहाँ पे क्या है, 3 काम हो रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे स्टेप्स में तो यहाँ पे 3 काम हो रहा है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू ले रहा हूँ, सो दैट इज 0। देन मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ एंड देन मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे काउंट अपडेट होके रिटर्न हो गया। अगर मैं विदाउट सिंक्रोनाइजेशन में जाऊँ, जब मैं सिंक्रोनाइजेशन का मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ क्या किया, काउंटर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया एंड काउंटर वैल्यू को कॉल किया। सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम? सिंपल, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, not default value. I have initialized the value as 0, right? Here I have initialized the 0, 0 plus 1 1, and it will return count as 1. So counter की वैल्यू क्या मिलेगी? 1. Let's run this program. So answer is 1, right? आप इसको मल्टीपल टाइम्स रन भी करोगे, देखो हर एक समय आपको वैल्यू 1 मिलेगी। वन वन वन, आप मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर दो, एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग द आउटपुट 1, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक ही थ्रेड काम कर रहा है, व्हिच थ्रेड इज कॉल्ड मेन थ्रेड। ठीक है, सो अगर मेन थ्रेड का एक ही थ्रेड काम कर रहा है तो यहाँ पे आउटपुट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे हो, राइट? नाउ इफ आई एम वर्किंग इन द मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, ओके, देन व्हाट विल हैपन? सी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी यहाँ पे देखो कि मैंने एक एग्जांपल बनाया, एक क्लास बनाया, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन मेथड एग्जांपल। यू कैन गिव एनी अदर नेम एंड एक्सटेंडेड द थ्रेड क्लास। सो यूजिंग दिस नाउ आई कैन क्रिएट थ्रेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मैंने यहाँ मेन मेथड में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसके ऊपर में? जिसका यहाँ पे काउंटर वेरिएबल मुझे अपडेट करना है। इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ आई क्रिएटेड 2 थ्रेड, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। थ्रेड 1 क्रिएट किया, मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन क्रिएट थ्रेड, सो आई हैव एक्सटेंडेड द थ्रेड क्लास ओवर हियर एंड देन आई क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ द class that is extending thread and have passed the object of the counter thread class। ठीक है, काउंटर थ्रेड का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट? एंड दैट ऑब्जेक्ट इज शेयर्ड अमॉन्ग द थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, मीन्स थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 बोथ इज शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोथ इज शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। मैं आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके बताऊंगा एंड उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसके लिए उसका क्या सॉल्यूशन है, वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग 2 थ्रेड एंड शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे जस्ट नेम दे दिया कि पता चले कि कौन सा थ्रेड काम कर रहा है। तो थ्रेड 1 का नाम मैंने दिया थ्रेड 1 और थ्रेड 2 का नाम दिया थ्रेड 2। ठीक है, नाउ थ्रेड 1 को स्टार्ट कर दिया, थ्रेड 2 को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करूंगा तो कौन सा मेथड कॉल करेगा? रन मेथड। रन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल मैंने काउंटर वैल्यू को कॉल किया है कि मुझे काउंटर वैल्यू मिले, क्या इसकी काउंटर वैल्यू होगी। ठीक है, तो काउंटर वैल्यू मेथड में क्या काम हो रहा है यहाँ पे? अभी भी ये क्या है? नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। मैं आपको इसका डिमेरिट बताऊंगा कि आपने जब अगर नॉन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम किया तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम करोगे, मीन्स इफ देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स, तब आपका क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग द विल बी यूजिंग द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, काउंट अपडेट हो रहा है एंड रिटर्निंग द काउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट है यहाँ पे, राइट? क्योंकि मैंने मल्टीपल थ्रेड क्रिएट किया है, मल्टीपल थ्रेड का दोनों थ्रेड का नामकरण कर दिया एंड आई एम कॉलिंग द गेट काउंटर वैल्यू इनसाइड द रन मेथड। तो जब भी मैं थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट करूंगा ये वाला ब्लॉक रन करेगा, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट कर दिया तो देन अगेन सेम ब्लॉक रन करेगा। सो अब मैंने आपको बताया है कि अगर मैं 2 थ्रेड को स्टार्ट कर रहा हूँ, देन थ्रेड शेड्यूलर विल डिसाइड कि कौन सा थ्रेड रन करेगा, राइट? तो थ्रेड 1 रन कर रहा है कि थ्रेड 2 रन करेगा, कौन सा पहले रन करेगा, ये थ्रेड शेड्यूलर जानेगा, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि बस दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया और इसको गेट काउंटर वैल्यू को कॉल करेगा। ठीक है, सिंपल।
इसके अलावा मैंने इस प्रोग्राम में मेरा और कुछ नहीं है, मैंने एक सिंपल एक क्लास क्रिएट किया, दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। और इस थ्रेड क्लास का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, शेयर द सेम ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द मल्टीपल थ्रेड्स एंड देन वर्किंग, you know, given the name and then started the thread, then it will call the run method and will get the value। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है that you know here I have passed the object that you know is this dot counter thread equal to object, this object I have passed। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर थ्रेड डॉट गेट काउंटर वैल्यू मैंने वो कॉल किया है उसी काउंटर थ्रेड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो यहाँ पे देखो थ्रेड 1 की वैल्यू क्या है, काउंट 2, थ्रेड 2 की काउंट वैल्यू क्या है 1। मतलब पहले थ्रेड 2 रन किया, अपडेटेड द काउंट, एंड थ्रेड 1 की बाद में रन किया एंड अपडेटेड द गेट द अपडेटेड काउंट एज 2। ठीक है, अब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ। नाउ थ्रेड 2 काउंट 1, थ्रेड 1 काउंट 2, सेम ऑर्डर है बट रन करने का अलग है। मैं मल्टीपल टाइम्स रन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखो, क्योंकि कब कौन सा थ्रेड रन करेगा आपको पता नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे आप देखो थ्रेड 2 की वैल्यू काउंट 1 आ रही है, थ्रेड 1 की वैल्यू काउंट 1 आ रही है। ठीक है, मैं लगभग 2 मिनट तक वीडियो को मतलब प्रोग्राम को रन करते रहा, तब जाकर मुझे मिला थ्रेड 2 काउंट इक्वल टू 1, थ्रेड 1 काउंट इक्वल टू 1। आप कभी भी गेस कर ही नहीं सकते कि थ्रेड शेड्यूलर कैसे थ्रेड को कॉल करा रहा है एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो कि थ्रेड 1 की वैल्यू 1 आ रही है एंड थ्रेड 2 की वैल्यू 1 आ रही है। सो क्या ये सही है? अगर थ्रेड 1 इसको कॉल किया एंड अपडेटेड द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 एंड व्हेन थ्रेड 2 इज कॉलिंग देन दैट शुड कॉल द 2, राइट, बिकॉज द काउंट वाज ऑलरेडी अपडेटेड। बट हियर यू कैन सी दैट थ्रेड 2 count is 1 and thread 1 count is also 1. So again I am explaining that I have created one object of the counter thread and that is shared among the multiple threads and called the start method and calling the non synchronized method get counter value. So यहाँ पे क्या हुआ कि थ्रेड 1 ने अपडेट कर दी, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 एक साथ पहुँच गया। ठीक है, आप अगर एक साथ मतलब कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, उस सेकेंड्स का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, फ्रैक्शंस ऑफ नैनो सेकेंड इवन आई कैन से। ठीक है, तो अगर एक साथ पहुंच गया और एक साथ अगर उसको काउंट की वैल्यू 0 मिली, देन हाउ मीन्स हाउ विल बी गेटिंग द यू नो अपडेटेड द वैल्यू, बिकॉज दोनों थ्रेड को क्या मिला 0, तो दोनों थ्रेड ने क्या रिटर्न किया 1, दोनों थ्रेड ने 1 कर दिया। मतलब दोनों थ्रेड अगर एक साथ पहुंचता है देन यू विल बी गेटिंग द यू नो रॉन्ग आउटपुट, रॉन्ग अपडेटेड वैल्यू, रॉन्ग काउंट वैल्यू, एबनॉर्मल बिहेवियर, राइट। सो टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, देन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम देयर इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स you can use the synchronized keyword. So I am going to use synchronized keyword now. ठीक है, now आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने synchronized keyword लिख दिया। Now this method will be called the synchronized method. आप मल्टीपल यू नो थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हो और मल्टी थ्रेड, अगर मल्टीपल थ्रेड्स ट्राइंग टू एक्सेस, सो मान लो कि अगर फर्स्ट कॉल में थ्रेड 1 को एक्सेस मिला, then thread 2 will stop until unless thread 1 is finishing its execution, and when thread 1 releases the log, then thread 2 will get the log. ठीक है, and then thread 2 will update the value. So with this with this synchronized keyword implementation, I am getting the updated value of the count always. ठीक है,
So I am getting the updated value of the count always, right? So now we'll see the output. Here I have not changed anything, right? यहाँ पे मैंने तो कोई चेंज किया नहीं, क्योंकि there is just one object and shared among the multiple threads and called the start method and getting the get counter value. But this time this get counter value is the synchronized method. ठीक है. Now let's see what will be the output. थ्रेड 2 काउंट इक्वल टू 2, थ्रेड 1 काउंट इक्वल टू 1. अब आप लाख टाइम्स भी अगर रन करोगे देन यू विल बी गेटिंग द अपडेटेड वैल्यू. ठीक है, क्योंकि जब थ्रेड 1 को एक्सेस मिलेगा देन थ्रेड 2 विल वेट. अगर थ्रेड 2 को एक्सेस मिल गया देन थ्रेड 1 विल वेट. सो you will see the difference in the ordering of the execution, but you will not get the 1 and 1 always or 2 always. ठीक है, आप इसको लाख रन कर लो, मल्टीपल टाइम्स कितना भी रन कर लो, आप एक घर में ट्राई कर सकते हो. आप अपने लोकल पे एक मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट ये वाला लिखो और रन कराते रहो. क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने रन किया था विदाउट सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूजिंग, उस समय मैंने 2 मिनट तक रन किया, तब जाकर मुझे सेम आउटपुट मिला था. इस बार अगर आप रन करते रहोगे तब भी आपको सेम आउटपुट नहीं मिलेगा. Both thread will have the different output. Thread 1 will count and thread 2 count will be 1 and 2 respectively. अगर आप चाहते हो कि thread 1 run should first, then you can call the thread 1 dot join. Let me thread 1 dot join. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप ज्वाइन मेथड यूज करोगे देन यू विल हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन. ठीक है, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आई एम हैंडलिंग ओवर हियर. नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो थ्रेड 1 काउंट 1, थ्रेड 2 काउंट 2, अब ये हमेशा रन करेगा. थ्रेड 1 पहले रन करेगा. ठीक है, सो दिस वे आई कैन ज्वाइन द थ्रेड्स. आई कैन रिजॉल्व द memory consistency, the visibility problem, right? So that one is resolved using the join method also. So अगर फिर भी अगर मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड हटा दूँ तब क्या होगा, उस समय क्या होगा कि थ्रेड 1 पहले अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन थ्रेड 2 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. बट फ्रैक्शंस ऑफ नैनो सेकेंड्स की बात करूँ तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड एंड देन you can achieve the multiple threading. You can be saved from the multiple thread working. ठीक है, so मैं अभी इसको हटाता हूँ. so synchronized keyword. ये तो हुआ कि मैं आपको सिंक्रोनाइज्ड मेथड के बारे में बताया. सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन सिंटैक्स वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अगर मैं इसको मेथड के ऊपर में सिंक्रोनाइज यूज ना करते थे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे तो आप देख रहे हो जस्ट 2 लाइन का कोड है. ठीक है, लेकिन अगर 20 लाइन 25 लाइन का कोड, अगर ज़्यादा लाइन का कोड किसी ने लिखा है और मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल 1 लाइन है, तो केवल उस 1 लाइन के लिए लॉकिंग होनी चाहिए, ना कि पूरे मेथड के लिए. यहाँ पे तो एक स्मॉल मेथड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप चाहते हो कि केवल आपका उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड के लिए लॉकिंग हो जो रेस्पॉन्सिबल है, तो आपको क्या करना होगा कि उस ब्लॉक के लिए केवल आप कोड अपना लिख सकते हो. यहाँ पे एक स्मॉल मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाया एंड कंप्लीट मेथड को कवर कर लिया. ठीक है, अगर बड़ा प्रोग्रामिंग रहेगा देन आप केवल उस लाइन ऑफ कोड और उस पीस ऑफ कोड ब्लॉक के लिए आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा सकते हो. देन दैट विल बी कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. ठीक है, सो राइट नाउ दिस विल बी कॉल्ड द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. ठीक है, अगर मैं अभी रन करूंगा देन द सेम थिंग विल हैपन. सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक. ठीक है, बहुत ही सेम थिंग. You can run n number of times and you will be getting the different output. Only there is order of execution is not defined. First thread 2 can run, first thread 1 can run, but you will be getting the different output always. ठीक है, so this is called the synchronized block.
synchronized method, synchronized block. If we need to synchronize few lines of code, not complete method, then we use synchronized block. For this also we can use we also use synchronized keyword. ठीक है, so synchronized method and block, I hope it is clear to you. ठीक है. स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन. स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? जब भी अगर आप स्टैटिक कीवर्ड अगर आपको बोला जाता है, देन ऑलवेज गिव ए थॉट इन योर माइंड कि मैं अब क्लास लेवल की बात करने जा रहा हूँ. ठीक है. स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस यही है कि स्टैटिक क्या हो गया, क्लास लेवल की बात हो गई, और नॉन स्टैटिक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेवल की बात हो गई. ठीक है. सो अगर जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल में लेकर चलता हूँ. ठीक है. वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास लेवल सिंक्रोनाइजेशन. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाया हुआ है. ठीक है. नाउ लेट मी चेंज. ओके, पहले मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है. स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन इज नथिंग बट यू हैव टू क्रिएट वन स्टैटिक मेथड एंड यू हैव टू गिव द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इनसाइड दैट फॉर दैट मेथड. सो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा कि सिंक्रोनाइज्ड यहाँ से ब्लॉक हटाता हूँ. तो ये क्या हो गया, मेथड सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. सिंक्रोनाइज्ड मेथड. मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, अब नाउ यू विल बी गेटिंग द थ्रेड 1 थ्रेड 2 आउटपुट एज अपडेटेड वैल्यू. सो यहाँ पे अंतर क्या है, अगर आप यहाँ पे आप चेक कर देखना आप ध्यान से ना. मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ आई एम क्रिएटिंग वन मोर ऑब्जेक्ट 2. ठीक है. अब क्या हो गया कि एक थ्रेड एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट. यहाँ पे पहले क्या था कि देर आर मल्टीपल थ्रेड्स एंड द सेम ऑब्जेक्ट वॉज शेयर्ड. अब क्या होगा कि शेयर्ड रिसोर्स 2 हो गया. ठीक है. नाउ देर इज 2 शेयर्ड रिसोर्स. वन रिसोर्स इज वर्किंग ऑन थ्रेड 1, अदर शेयर्ड रिसोर्स इज फॉर थ्रेड 2. अब दोनों थ्रेड स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, थ्रेड 1 अगर मान लीजिए कि शेयर्ड रिसोर्स है और अगर एक शेयर्ड रिसोर्स उसकी काउंटर वैल्यू को चेंज कर रहा है, देन दैट शुड गेट द अदर थ्रेड ऑल्सो. ठीक है. सो इस केस में क्या होगा, यू कैन नॉट से व्हाट आउटपुट यू विल गेट. ठीक है. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सी, थ्रेड 2 काउंट इज 1, थ्रेड 1 काउंट इज 1. बट आपको ध्यान में रखना है कि दिस टाइम क्या हो रहा है कि आई हैव क्रिएटेड 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स देर आर 2 शेयर्ड रिसोर्स नाउ एंड बोथ शेयर्ड रिसोर्स इज डिफरेंट. सो ऑब्जेक्ट 1 and object 2 have updated the value, and so that's why I'm getting the same output here. I'm running all the time. See, I'm always getting the same value because object 1 ने क्या अपडेट किया, object 2 को नहीं पता चल रहा. ठीक है. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब अगर मैं मल्टीपल थ्रेडिंग मल्टीपल थ्रेडिंग बोल रहा हूँ, अगर मैं अब अभी यहाँ पे मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्स को असाइन कर रहा हूँ टू डिफरेंट थ्रेड्स एंड मैं चाहता हूँ कि उसकी काउंटर वैल्यू, अगर मान लीजिए कि थ्रेड 1 अपडेटेड द वैल्यू, देन थ्रेड 2 शुड गेट दैट वैल्यू. ठीक है. सो इस केस में क्या करना होगा, आई विल हैव टू यूज द स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस मेथड को स्टैटिक बना दूंगा एंड आई विल क्रिएट वन स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो. दैट्स इट. नाउ दिस विल बी कॉल्ड द स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड. ठीक है. स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बन गया. अब मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स असाइन कर रहा हूँ टू डिफरेंट थ्रेड्स को. तो यहाँ पे अब आउटपुट क्या होना चाहिए, थ्रेड 1 अगर आउटपुट अपडेट कर काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, देन थ्रेड 2 शुड गेट दैट अपडेटेड वैल्यू. मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ. थ्रेड 1 काउंट इज 1, थ्रेड 2 काउंट इज 2. अब मैं इसको कंटिन्यूसली अपडेट करता रहूँगा. थ्रेड 2 काउंट 2, थ्रेड 1 काउंट 1, थ्रेड 1 काउंट 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1. आप इसको इन टाइम रन करो, you will be getting the updated value. If thread 1 is running first,
then thread 1 will have the 1, and then thread 2 will get the updated value, and again increase the value and it will update print 2. ठीक है, so 1 2 you will get the output. Now see the difference. What is the difference between synchronized and a synchronized method and the static synchronization? अगर आप केवल एक ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हो, देन नो प्रॉब्लम. Methods, non-static synchronization can work, means synchronized method or block can work. But if you are using the multiple shared resource and assigning them to the multiple threads, then at that time you will have to use static synchronization. ठीक है, so उस समय आपको static synchronization यूज करना पड़ेगा and then you will get the updated value. ठीक है, I hope I am able to make you make your concept clear, right? If you have any doubt regarding the you did not understand properly or you want more explanation, then please comment in comment box. Again I will create a video to explain with other example, so that you can get to know, you can understand that what is how you can in which case you should use the static synchronization and when you should use synchronized method or block. ठीक है, so when there are more objects of a class, this means multiple objects, multiple shared object, it acquires only the lock of particular instance. ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको क्या बोला कि every object is associated with a lock. अगर आप मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्स, अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो जो एक लॉक, जैसे आप सिंपल एग्जांपल से समझो कि आपने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, चाबी अपने पास रखा और चाबी को क्या किया कि पूरे गली मोहल्ला में बांट दिया. ठीक है, तो क्या होगा कि जिसको जिसको आपने बांटा होगा कैन ओपन द लॉक एंड कैन इंटर इन योर रूम, राइट? सो उस समय क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई. तो उस समय आपको क्लास लेवल लॉकिंग लगानी पड़ेगी. ठीक है, क्लास लेवल लॉकिंग क्या करेगा, आपको रिजॉल्व करेगा. आपने बांट दिया बट ठीक है, अगर मैं अभी हूँ अंदर तो दूसरे को आने की ज़रूरत नहीं है. क्लास लेवल एक काम करता है. ठीक है, अगर रूम में कोई है देन अदर पर्सन विल वेट until unless that person comes out. ठीक है, so until unless thread 1 completes its execution, other thread will not get the lock. So that is the benefit in the static synchronization. Using a static synchronization we are getting class level lock such that only one thread will operate on the method. ठीक है, मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया. Static synchronization and the non-static synchronization can work simultaneously as both needs different type of lock. जैसे क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड के ऊपर में सिंक्रोनाइजेशन लगाओगे so that will be called the non-static synchronization or called the synchronized method. तो उस synchronized method और synchronized block क्या करता है कि इंस्टांस लॉकिंग करता है, राइट? ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग करता है. अगर जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अपना अपना लॉक हो गया. अगर अपना अपना लॉक हो गया तो मल्टीपल थ्रेड्स को बांट दो, सभी को लॉक है, मिल काम करेगा. लेकिन अगर सेम लॉक है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही चाबी है, तो क्या होगा कि मल्टीपल थ्रेड्स को बांट भी दो तो एक थ्रेड को चाबी मिला, लॉक मिला, तब अगर उसने रिलीज किया तब जाकर दूसरा थ्रेड रन करेगा. बट अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मैंने अभी आपको एग्जांपल में बता दिया कि शेयर्ड रिसोर्स मैंने मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्स किया था. मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, मैंने मतलब यहाँ पे आपने मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट कर दिया, शेयर्ड रिसोर्स, तो इसके पास भी लॉक है, इसके पास भी लॉक है, दोनों लॉक गया, अपना अपना लॉक लगाया, अपना चाबी लगाया, खोला और दरवाजे रूम में घुस गया, राइट? तो क्या हुआ कि यहाँ पे तो फिक्स हो नहीं पाया. तो इस केस में आपको स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन लगाया तो मेक श्योर किया कि अगर कोई थ्रेड वर्क कर रहा है तो अदर थ्रेड विल नॉट वर्क. सो अगर अपना अपना लॉक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ओन्स लॉक और मैं इसको भी बोलूँ ओन्स लॉक, तो क्या हो गया कि इसके पास लॉक अवेलेबल है, कैन एक्सेस द दिस गेट काउंटर वैल्यू, राइट? एंड यू विल गेट द सेम आउटपुट ऑलवेज. बट अगर आप
ए हो गया ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अदर ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी कॉल्ड द ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग, so this will be also called object level locking. So object level locking is not feasible, is not applicable if you are working with the multiple shared resource. अगर केवल एक ही है, अगर केवल यही है, then not an issue, आप मल्टीपल थ्रेड्स को असाइन कर दो, शेयर कर दो सेम रिसोर्स को, एंड दैट कैन वर्क इजीली, ठीक है, दैट विल वर्क स्मूथली, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा या थ्रेड शेड्यूलर विल डिसाइड, ठीक है। सो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट लॉकिंग है तब भी। बट अगर आप मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सो एट दिस टाइम सबके पास अपना अपना लॉकिंग है, खोलेगा अपना काम करेगा, बाहर आएगा, ठीक है। बट अगर आप क्लास लेवल लॉकिंग लगा रहे हो, क्लास लेवल लॉकिंग लगा दिया आपने, दैट मीन्स कि स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज किया, मैंने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनाया सिंक्रोनाइज, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। अगर स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज किया, उस केस में क्या होगा कि एक थ्रेड अगर काम कर रहा है तो दूसरा थ्रेड विल स्टॉप, ठीक है। सो लॉकिंग अलग है ना, ऑब्जेक्ट लॉकिंग एंड क्लास लेवल लॉकिंग। सो अगर आपके इस काउंटर थ्रेड क्लास में अगर मैं यहाँ पे कोई एक नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, नॉन स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ, मैंने एक अलग मेथड बनाया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन स्टैटिक मेथड। सो इसके लिए क्या चाहिए, क्लास लेवल लॉक या ऑब्जेक्ट लेवल लॉक? इसके लिए चाहिए ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। इसके लिए कौन सा लॉक चाहिए, क्लास लेवल लॉक। तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे रिसोर्स को असाइन कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा कि गेट काउंटर वैल्यू टेस्ट को, तो उस केस में अगर सेम ऑब्जेक्ट सेम के साथ है, अगर सेम ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ऐसा थ्रेड में क्रिएट कर रहा हूँ दैट हैव द सिंपल वन लॉक, ठीक है, उस समय अगर मान लो मैं एग्जांपल से बताऊं कि मैं एक और थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल थ्रेड ts3 इक्वल टू न्यू थ्रेड, इसके लिए अपना रन मेथड मैंने ओवरराइड कर दिया, ठीक है, और मैंने काउंटर वैल्यू टेस्ट को कॉल किया, अब इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, सी लेट मी सेट द नेम, थ्रेड 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 3। सो स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक अगर लॉक मिल गया तो दूसरा लॉक, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, उसको नहीं मिल सकता, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक थ्रेड 3 क्रिएट किया, उसका अपना इम्प्लीमेंटेशन रन मेथड दिया एंड देन कॉल्ड द स्टार्ट मेथड, सिंपल, ठीक है। सो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन एंड नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कैन वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है, ठीक है। नाउ डेडलॉक, मैंने अभी तक आपको सिंक्रोनाइजेशन एक्सप्लेन किया। सिंक्रोनाइजेशन इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो एंड देयर आर मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्सेज, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द सिंक्रोनाइजेशन सो दैट एक थ्रेड को लॉक मिले और दूसरा थ्रेड वेट करे,
ठीक है। बट अब आप ऐसा सोचो कि आपने सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, मतलब आपने बहुत मेसी कोड लिखा है, नेस्टेड कोड लिखा है, ठीक है। एक थ्रेड की डिपेंडेंसी दूसरे थ्रेड के ऊपर बनाइए, दूसरे थ्रेड की पहले के ऊपर बनाइए, तब उस केस में क्या होगा, डेडलॉक। देखो डेडलॉक कैन ऑकर, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डेडलॉक, हाउ यू कैन रिजॉल्व द डेडलॉक, ठीक है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। देखिए डेडलॉक कैन ऑकर व्हेन ए थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉक that is acquired by another thread and that other thread is waiting for lock that is acquired by first thread। वही बात हो गई, आप जैसे होता है ना, पहले आप, इसमें क्या होता है कि इंसान फंस के रह जाता है, राइट। पहले आप नहीं करना चाहिए कभी भी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है थ्रेड ए एंड थ्रेड बी, ठीक है। थ्रेड ए के पास रिसोर्स ए का लॉकिंग है एंड थ्रेड बी के पास रिसोर्स बी की लॉकिंग है। बट थ्रेड ए का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें रिसोर्स दिस रिसोर्स बी का भी ज़रूरत है, और थ्रेड बी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें रिसोर्स ए का भी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब अगर मैं मान लो एक मेथड बनाया, मान लो कि मेथड बनाया टेस्ट मेथड में मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया और इस ऑब्जेक्ट में इस मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कॉल करके मेथड कॉल किया, तो क्या होगा कि सब आपस में डिपेंडेंट हो गए कि यहाँ से लॉक मिलेगा तब मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ से लॉक मिलेगा तो इसमें जाऊँगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि अगर थ्रेड ए के पास रिसोर्स ए की लॉकिंग है और थ्रेड बी के पास रिसोर्स बी की लॉकिंग है, अगर दोनों आप अलग अलग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप थ्रेड ए के जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स बी लॉक, मतलब अगर ऐसा इम्प्लीमेंट कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि थ्रेड बी जब ए वाला रिलीज लॉक करेगा तब जाकर इसको मिलेगा और ये थ्रेड ए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि इट्स डिपेंडेंट, ठीक है। सो थ्रेड ए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि थ्रेड बी अपना काम खत्म करे, रिलीज करे, तब थ्रेड ए अपना काम कंप्लीट करेगा, इसलिए थ्रेड ए वेट कर रहा है। एंड थ्रेड बी के पास रिसोर्स बी का लॉकिंग है, बट वो रिसोर्स ए का लॉकिंग का वेट कर रहा है, क्योंकि इसको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए इस मेथड को एक्सेस करने के लिए इसका लॉकिंग चाहिए, राइट। तो इस रिसोर्स ए का लॉकिंग का वेट कर रहा है, और इसका लॉकिंग किसके पास है, थ्रेड ए के पास। मतलब इस ताले की चाबी तो थ्रेड ए के पास है, थ्रेड बी वेट कर रहा है, राइट, क्योंकि थ्रेड ए कंप्लीट करेगा तो थ्रेड बी को मिलेगा, और इस ताले की चाबी थ्रेड बी के पास है और थ्रेड बी कंप्लीट करेगा तब थ्रेड ए को मिलेगा। अब दोनों एक दूसरे का लॉक के लिए वेट कर रहे हैं। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। आप रियल लाइफ से भी इसको कंपेयर कर सकते हो कि अगर मैं बोलूँ, अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो, आप बोलो कि पहले वो बंदा अपना काम खत्म करेगा तब मैं, क्योंकि उस बंदे का कोड मेरे को ज़रूरत है और उस बंदे को आपका कोड ज़रूरत है। रियल लाइफ प्रैक्टिकल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ व्हाट इज डेडलॉक। मतलब देयर आर टू पर्सन्स एंड बोथ पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मतलब पर्सन 1 को काम कंप्लीट करने के लिए पर्सन 2 का ज़रूरत है और पर्सन 2 को काम कंप्लीट करने के लिए पर्सन 1 का ज़रूरत है। तो क्या पर्सन 1 और पर्सन 2 काम कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं, राइट, क्योंकि थ्रेड इंटरफेरेंस तो होगा नहीं। रियल लाइफ में तो होता है कि चलो मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में तो वैसे काम होगा नहीं, ठीक है। तो थ्रेड ए की लॉकिंग और थ्रेड बी की लॉकिंग एक दूसरे का लॉक का इंतजार कर रहे हैं। सो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड डेडलॉक। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो कि व्हाट इज डेडलॉक। आप इसको इंटरव्यू में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है ताकि आपको याद रहेगा कि विच सिचुएशन इज कॉल्ड द डेडलॉक सिचुएशन, ठीक है। अब डेडलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिटेक्ट दैट डेडलॉक इज हैपेंड और नॉट। अगर डेडलॉक हुआ है तो कैसे पता करोगे, एंड अगर पता चल गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो इफ यू हैव रिटन द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम देन इट विल बी पॉज्ड, नो एग्जीक्यूशन आउटपुट विल कम। अगर मान लो कि डेडलॉक हो गया, आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, हैंग होके रह जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक सिचुएशन। उस केस में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तब आप समझ लेना कि आपका जो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम आपने लिखा है
उसमें कोई गड़बड़ है, वहाँ पे डेडलॉक हुआ है। या अगर आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, then there is way you can run the command called the jcmd, then process id and then thread.print. It will give you the stack that the deadlock has come or not. ठीक है, तो इस कमांड को भी आप याद कर सकते हो। तो there are other way also, there are in the different operating system environment command will change, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल वे दैट यू कैन गेट द डेडलॉक हैज हैपेंड और नॉट। देखिए डेडलॉक क्या है, कंसेप्ट लेवल का चीज़ है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन से अगर आप सही से सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड, अगर आप सही से सिंक्रोनाइज लिखोगे, ठीक है, ज़्यादा नेस्टिंग नहीं लिखोगे। जैसे कि सॉल्यूशन फॉर डेडलॉक क्या है कि अवॉइड नेस्टेड लॉक्स, ज़्यादा नेस्टेड लॉक्स को आपको नहीं लिखना चाहिए। अगर आप इसको अवॉइड करोगे देन यू कैन मिनिमाइज द रिस्क। अवॉइड अननेसेसरी लॉक, जैसे पूरे मेथड को आपने लॉकिंग में डाल दिया, आपका ज़रूरत है केवल एक लाइन को लॉक करना और आपने पूरे मेथड को लॉक डाल दिया, सो दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी लॉक, राइट। सो यू शुड अवॉइड द अननेसेसरी लॉक। तो आप हो सकता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया, तो आप डेडलॉक से बच सकते हो। यूजिंग थ्रेड ज्वाइन का आप यूज कर सकते हो। थ्रेड ज्वाइन क्या करते हैं, ऑर्डर डिसाइड करेगा कि अगर एक थ्रेड अपना काम कंप्लीट करेगा देन थ्रेड 2 अपना काम कंप्लीट करेगा। इस तरीके से क्या होगा कि डिपेंडेंसीज बनी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रेड 1 वेट कर रहा है, वो अपना उधर सोया हुआ है, थ्रेड 2 अपना काम करके सोया हुआ है थ्रेड 1 के लिए। तो ये डेडलॉक सिचुएशन है। अगर आप ज्वाइनिंग करोगे देन यू विल बी डिसाइडिंग द ऑर्डर, राइट, कि कितना सेकेंड वेट करना है ना। सो दिस वे यू कैन अवॉइड द डेडलॉक। नाउ द की पॉइंट्स, मैं आपको कंसेप्ट समरी वाइज में आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने जो कवर किया है उसमें की पॉइंट्स क्या है। जैसे व्हेन ए थ्रेड इंटर्स इनटू सिंक्रोनाइज्ड मेथड और ब्लॉक देन इट एक्वायर्स ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ठीक है, एंड रिलीज द लॉक वंस इट इज कंप्लीटेड। व्हेन ए थ्रेड इंटर्स इनटू स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड देन इट एक्वायर्स क्लास लेवल लॉक, ठीक है। क्लास लेवल लॉक एंड ऑब्जेक्ट लेवल लॉक कैन वर्क पैरेलली, ठीक है। जावा सिंक्रोनाइजेशन विल थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन इफ ऑब्जेक्ट यूज्ड इन सिंक्रोनाइजेशन इज नल। जैसे जब आप ऑब्जेक्ट लेवल, जब आप सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक आपने लिखा, जैसे यहाँ पे आप देखो सिंक्रोनाइज दिस लिखे हो, राइट, इफ दिस इंस्टांस इज नल, ठीक है, इफ दिस इंस्टांस इज नल देन यू विल बी गेटिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट विल थ्रो द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद द वेरिएबल। जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको काउंटर वेरिएबल बनाया था, राइट, जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेथड को सिंक्रोनाइज किया है, सिंक्रोनाइज ब्लॉकिंग आपको लिखकर बताया था। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज लिख दो, क्या दिक्कत है, तो दिस इज नॉट अलाउड। आप वेरिएबल के साथ सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, वेरिएबल को आप सिंक्रोनाइज नहीं दे सकते, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इफ थ्रेड्स आर वेटिंग फॉर ईच अदर देन इट इज नोन एज डेडलॉक। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेडलॉक ऑकर्स इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग ओनली, क्योंकि अगर एक ही थ्रेड है मेन थ्रेड और कोई थ्रेड है नहीं, तब डेडलॉक किस बात का, कि मैं जो भी लॉकिंग अवेलेबल होगा मेन थ्रेड के पास अपना काम करेगा। हाँ, आउटपुट विल नॉट बी नॉर्मल इन केस ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। डेडलॉक का नोट डेडलॉक सिंक्रोनाइजेशन का एक और लिमिटेशंस क्या है कि अगर आपने सही तरीके से सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगाया तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि सिंक्रोनाइजेशन एक कंप्लीट मेथड के ऊपर में लगाया जाए या कंप्लीट किसी पीस ऑफ कोड के लिए लगाया जाए कि स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन लगाया जाए। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा एट द रन टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम। मल्टी थ्रेडिंग इसीलिए डेंजरस बोला जाता है कि अगर आप सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो इसका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आई हैव लिस्टेड ओनली 3 बट देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड लाइक व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, हाउ यू कैन अचीव सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, why synchronization is required, what is synchronized method, what is synchronized block,
what is static synchronization, what is the difference between static synchronization and the non-static synchronization, what is the deadlock, how you can resolve the deadlock, how you can get the deadlock, how you can detect the deadlock, write a program to show the deadlock. So there are many questions that is asked. ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का आप अगर कवर कर लोगे सारा टॉपिक्स, तब भी जाकर आप 100% क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि देर आर मल्टीपल सिनेरियो, देर आर क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, अगर आप हैंड्स ऑन वर्किंग, अगर आप रियलिटी में प्रैक्टिस करते हो, then you will get to know, you will get able to understand all the scenario, then you will be able to answer. So इस भ्रम में आप मत रहना कि कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। लेकिन हाँ, आप 80 to 90% अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू आंसर 80% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू में मैक्सिमम थियोरेटिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पूछने वाले को भी उतना पता नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। सो इफ यू हैव एनी डाउट ओवर द सिंक्रोनाइजेशन दैट आई हैव कवर्ड टुडे, एनी डाउट, then please comment in comment box. I will obviously reply in the comment box, or will create another video to explain your questions. ठीक है, if you have reached to this point, then please subscribe my channel and share to your friends so that they can also learn. Thank you.